बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं डॉक्टर यासीन इन्फेक्शन कंट्रोल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स के ऊपर। अब एंटीबायोटिक्स का मैंने टॉपिक क्यों चुना आज की वीडियो के लिए, इसकी सबसे पहली रीज़न तो ये है, आपको याद होगा कि मैंने वादा किया था कि कम से कम हफ़्ते में एक दफ़ा वंस अ वीक तो हम ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कोरोना या वायरस से या कोविड-19 से रिलेटेड नहीं होगा। और उसकी दूसरी रीज़न ये है कि इस वक्त एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक चल रहा है। ये पूरी दुनिया में 18 से 24 नवंबर तक हर साल, ये 2015 से शुरू हुआ है, तो एक वीक मनाया जाता है। इसको कहते हैं WAAW, वर्ल्ड एंटीमाइक्रोबियल अवेयरनेस वीक। तो ये पूरा वीक जो है ना, ये एंटीमाइक्रोबियल या एंटीबायोटिक अवेयरनेस का वीक चल रहा है। पूरी दुनिया में इसके ऊपर डिस्कशंस होती हैं, लेक्चर्स होते हैं, सिम्पोजियम होते हैं और इसके ऊपर बात होती है। तो इस लिहाज से मेरा ख़्याल था कि एंटीबायोटिक के ऊपर बात करना काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन फिर वही पुराना मैसेज, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। जी, सबसे पहले बात करते हैं कि एंटीबायोटिक होते क्या हैं, ये किस चीज़ का नाम है। एंटीबायोटिक वो दवाई होती है जो बैक्टीरिया से पैदा होने वाली बीमारियों का इलाज करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें सिरप भी हो सकता है, टैबलेट भी हो सकती है या कैप्सूल हो सकता है, इंजेक्शन हो सकता है, कोई ऑइंटमेंट हो सकती है। तो ये सब चीज़ें उस एंटीबायोटिक इन सारी फॉर्म्स के अंदर आती हैं। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने सीधा साधा ये क्यों नहीं कह दिया कि ये इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए होते हैं या इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए होते हैं। तो इन्फेक्शन किसी भी चीज़ से हो सकती है, उसमें बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, फंगाई हो सकते हैं। लेकिन जो एंटीबायोटिक होते हैं वो सिर्फ बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए होते हैं। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि वायरस की भी इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक खाए जा सकते हैं। तो ये सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होते हैं। ये सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। तो एंटीबायोटिक सबसे पहले कब ईजाद हुए थे या दरियाफ़्त हुए थे? सबसे पहले 1928 में एक साइंटिस्ट थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उन्होंने अपनी लैब के अंदर ये देखा कि जो पेट्री डिश होती है, पेट्री डिश हम कहते हैं जिसके अंदर वो उनको ग्रो किया जाता है, जरासीम को या बैक्टीरिया को, और फिर उनको चेक किया जाता है माइक्रोस्कोप के नीचे। तो उन्होंने ये देखा कि जो पेट्री डिश के अंदर कोई ऐसा मोल्ड था जिस मोल्ड के अराउंड, उसके इर्द गिर्द के जो बैक्टीरिया थे वो मर गए थे। तो उसने ये देखा कि ये इसका मतलब है ये मोल्ड अगर इस्तेमाल किया जाए दवाई की फॉर्म में तो बैक्टीरिया का इलाज किया जा सकता है। तो वो मोल्ड था पेनिसिलियम। अब वो पेनिसिलियम से जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये फिर बताया कि ये अगर हम पेनिसिलियम को दवाई के तौर पे यूज़ करें तो ये बैक्टीरिया को मार सकती है। तो लेकिन ये फ़ौरन दवाई बन नहीं गई थी, एंटीबायोटिक्स उस वक्त फ़ौरन आ नहीं गए थे। ज़ाहिर है इसको कमर्शियली कोई इसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी था ताकि ये दवाई बन सके। तो ये 1943 में 1943 में जाके तो फिर एंटीबायोटिक पेनिसिलिन पहली दफ़ा अवेलेबल हुआ। 1940 के बाद 40 की दहाई में फिर साइंसदानों ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया और फिर ये पेनिसिलिन जो दवाई है, एंटीबायोटिक है, फिर उस वक्त ये अवेलेबल हुआ इलाज के लिए। तो ये तो है एंटीबायोटिक के बारे में कि ये कब से आई और क्या चीज़ का नाम है। अच्छा, उसके बाद ये एंटीबायोटिक करते क्या हैं, ये किस तरह से इलाज करते हैं बैक्टीरिया का? तो ये सीधा साधा बैक्टीरिया को मारते नहीं हैं सिर्फ, इनके दो एक्शंस होते हैं। एक एक्शन को हम कहते हैं बैक्टीरिसाइडल एक्शन और एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन। बैक्टीरिसाइडल का मतलब है बैक्टीरिया को मार देना। साइडल, जहाँ भी साइडल आता है ना तो उसका मतलब होता है मारना। जैसे आप कहते हैं ना हमारे पास इंसेक्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड जो स्प्रे करते हैं कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, तो इंसेक्टिसाइड होता है। और जो आप स्प्रे यूज़ करते हैं, किसान यूज़ करते हैं अपने खेतों के अंदर, अपनी फसलों के ऊपर, उसको पेस्टिसाइड्स कहते हैं। तो जहाँ भी साइड आ जाता है ना तो उसका मतलब होता है मार देना। तो एक तो इनका एक्शन होता है बैक्टीरिसाइडल, यानी बैक्टीरिया को मार देते हैं। कैसे मारते हैं? बैक्टीरिया के जो सेल्स होते हैं उनके इर्द गिर्द एक सेल वॉल होती है, एक दीवार होती है। ये ह्यूमन सेल में नहीं होते, इंसानों के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर सेल वॉल नहीं होते, ये सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है। तो ये क्या करते हैं एंटीबायोटिक, ये जाके उनकी सेल वॉल को तोड़ देते हैं। यानी जब उनके इर्द गिर्द की दीवार टूट जाएगी तो उनका जो मटीरियल होता है अंदर का वो सारा बाहर आ जाता है, तो बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो ये तो हो गया बैक्टीरिसाइडल उसका एक्शन। लेकिन बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है, उसमें ये उसके अंदर जाके
तो उसका जो प्रोटीन सिंथेसिस कह लें एग्जांपल के तौर पे, यानी खुराक बनाने की जो उनकी प्रोसेस है, तो ये उसको खुराक नहीं बनाने देते। तो जब खुराक नहीं होगी तो बैक्टीरिया ज़ाहिर है मर जाएगा। इसके अलावा क्या होता है कि ये उनकी जो डीएनए होता है, जो जो जेनेटिक मटेरियल होता है, तो जीन्स जो उनके अंदर होते हैं, तो उनके जेनेटिक मटेरियल को जाके तो उनकी रेप्लिकेशन को रोक देते हैं। तो जब वो होता है तो इसका मतलब है बैक्टीरिया 1 से 2 नहीं हो सकते, 2 से 3 नहीं हो सकते, वो अपनी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, यानी उनकी नस्ल कुशी कर देते हैं। आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि बैक्टीरिया कितनी तेज़ी से फैलते हैं। जो बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया आम तौर पे, जैसे मैं इकोलाई की एग्जांपल दूं, तो इकोलाई को 20 मिनट के अंदर 1 से 2 हो जाते हैं। अब आप कहेंगे ये 20 मिनट में 1 से 2 होना, ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरह से करते जाएं तो ये कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि ये अरबों में हो जाते हैं। यानी 20 मिनट के बाद ये 2 हो गए, फिर अगले 20 मिनट के बाद ये 4 हो गए, फिर 8 हो गए, फिर 16 हो गए, इस तरह ये मल्टीप्लाई होते जाते हैं। तो ये होता है एक्शन जो बैक्टीरिया को मारने के लिए या उनको उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए तो एंटीबायोटिक्स करते हैं। अब ये तो हो गया इनका काम। अब ये इस्तेमाल कब करने चाहिए या कब इस्तेमाल होते हैं? इनका इस्तेमाल के भी 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है, उसको हम कहते हैं क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। क्यूरेटिव का मतलब है कि उनका इलाज करना। किसी मरीज़ को बीमारी है, आपको 100% पता है कि उसको इन्फेक्शन है, उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आप उसका इलाज करते हैं एंटीबायोटिक से, तो इसको कहते हैं क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। और दूसरा होता है प्रोफिलेक्टिव ट्रीटमेंट। प्रोफिलेक्टिव ट्रीटमेंट क्या होता है, या उसको प्रोफिलेक्सिस भी कहते हैं। ये होता है इन्फेक्शन से बचाने के लिए। इसमें आप एग्जांपल के तौर पे ये ले लें कि किसी का ऑपरेशन होना है, जैसे सर्जरी होनी है, तो हमें पता है कि सर्जरी होगी, उसकी स्किन के अंदर इतना बड़ा कट लगेगा, तो उसको इन्फेक्शन का ख़तरा है। तो उस इन्फेक्शन से बचाने के लिए जो एंटीबायोटिक दिए जाते हैं उसको कहते हैं प्रोफिलेक्सिस। इसी तरह और भी हैं, जैसे कोई मरीज़, जैसे कैंसर के मरीज़ होते हैं, उनके अंदर कीमोथेरेपी जब दी जाती है तो उनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, तो उनको फिर इन्फेक्शन होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। जब किसी को इन्फेक्शन से बचाना हो, ख़तरा हो, तो उस वक्त जो यूज़ किया जाता है उसको प्रोफिलेक्सिस कहते हैं। इसके अलावा एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एम्पेरिक ट्रीटमेंट। एम्पेरिक का मतलब ये है कि उसको आपको लग रहा है कि इसको है इन्फेक्शन, लेकिन पता नहीं है कि ये कौन सी इन्फेक्शन है और ये कौन सा बैक्टीरिया हो सकता है। तो दवाई उस वक्त आप देते हैं एक अंदाजे के मुताबिक, ये वाले एंटीबायोटिक इसको दे देते हैं और इसका टेस्ट करवा लेते हैं। तो टेस्ट का जब रिज़ल्ट आएगा तो दवाई को या बदल देंगे, या हो सकता है यही दवाई ठीक हो, या इसको बंद कर देंगे अगर इन्फेक्शन नहीं हुई। तो इसको कहते हैं एम्पेरिक ट्रीटमेंट। तो ये इस तरह से इलाज किया जाता है एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया का। अच्छा, इसके बाद आते हैं कि एंटीबायोटिक का नुकसान क्या होता है। क्या इसके सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं या क्या इसका कोई नुकसान भी है? ये जो वर्ल्ड एंटीमाइक्रोबियल अवेयरनेस वीक मनाया जाता है ना, इसके अंदर सिर्फ खुशियाँ नहीं मनाई जाती हैं कि हमारे पास एंटीबायोटिक आ गए हैं। इसके अंदर खुशी से ज़्यादा रोना धोना होता है। वो परेशानी होती है कि ये एंटीबायोटिक जो हमारे ये आहिस्ता आहिस्ता से जो नाकारा होते जा रहे हैं, जो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट ये जो जरासीम हैं या बैक्टीरिया हैं वो रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं। तो अब हम क्या करें? बैक्टीरिया अगर इसी तरह रेजिस्टेंट होते रहे तो हमारे एंटीबायोटिक तो काम नहीं करेंगे। तो हम ऐसा क्या करें कि बैक्टीरिया रेजिस्टेंट जो हो रहे हैं ये ना हो और हमारी दवाइयाँ सही तरह से काम आ सकें। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है सोचना कि इनका नुकसान क्या है अगर हम बिला वजह यूज़ करते हैं। इनका सबसे पहला नुकसान तो ये है कि हमारे अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देते हैं एंटीबायोटिक। आपको पता होगा कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, सिर्फ बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया नहीं होते। हमारे मुंह के अंदर, हमारे गट जो हम आंतें कहते हैं उनके अंदर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। वो एक बैलेंस बना के रखते हैं। जब कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया आता है या बीमारी पैदा करने वाला बैक्टीरिया आता है तो कभी हमारे अच्छे वाले बैक्टीरिया भी उसके साथ लड़ते हैं और हमें बचाते हैं। तो सबसे पहला काम तो क्या होता है कि जब हम एंटीबायोटिक देते हैं तो हमारे अच्छे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमन सेल जो होता है, हमारे सेल में तो सेल वॉल नहीं होती, लेकिन बैक्टीरिया जो है ना वो तो सबके अंदर सेल वॉल होती है। तो जो अच्छा बैक्टीरिया है वो भी मर जाएगा। तो एक तो ये नुकसान हो गया। और इसका ये छोटा मोटा नुकसान नहीं है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। आपको अगर मैं एक एग्जांपल दूं, एक होता है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल बैक्टीरिया, ये इसको सी डिफ भी कहते हैं। ये आमतौर पे अगर गट के अंदर मौजूद हो हमारी आंतों के अंदर तो इतना नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन जब हम एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो नंबर 1 तो ये कि हमारे अच्छे बैक्टीरिया जो है ना वो मर जाते हैं और ये वाला बैक्टीरिया जो है ना ये ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है। और दूसरा ये कि ये एक टॉक्सिन्स रिलीज़ करना शुरू कर देता है। तो उससे क्या होता है कि हमारी आंतों के अंदर ज़ख़म होने शुरू हो जाते हैं। एक इसकी जो सबसे बड़ी फॉर्म है, एक तो पहले डायरिया शुरू हो जाता है,
तो डायरिया तो एक है, पहले इसके नुकसान है। लेकिन दूसरी अलामतों में ये होता है, जो बहुत ज़्यादा अगर देर तक इसका ट्रीटमेंट ना हो सके तो उसको कहते हैं सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। तो इसमें क्या होता है कि हमारी आंतों के अंदर शदीद किस्म की सोजिश या इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसमें खून आना शुरू हो जाता है पखाने के साथ या स्टूल के साथ। तो ये बहुत ही शदीद किस्म की कंडीशन होती है, इसमें इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको जो मैं ये बात बताने लगा हूँ, आपने ये बात सुन के तो जिस किसी ने अगर खाना खाया हुआ है तो उसको हो सकता है कि कोई मसला भी हो जाए। तो एक ऐसा भी इलाज है जिसको हम कहते हैं फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट, या इसको आमतौर पे फीकल ट्रांसप्लांट कहते हैं। अब ये ट्रांसप्लांट तो हमने सुना है कि किडनी ट्रांसप्लांट होता है और लिवर ट्रांसप्लांट, ये होता है, ये स्टूल का ट्रांसप्लांट होता है। जो आपका स्टूल होता है वो क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो पेशेंट होता है जिसको सी डिफ इन्फेक्शन होती है, उसके अच्छे बैक्टीरिया जो होते हैं वो मर चुके होते हैं, तो उसके अंदर अच्छे बैक्टीरिया के वापस डालने के लिए किसी दूसरे बंदे का स्टूल लिया जाता है और उस स्टूल को लिक्विफाई करके, तो उसको लिक्विड की हालत में फिर एनीमा के ज़रिए उस ये मरीज़ को वो स्टूल वापस जो है ना वो भेजा जाता है। इसको कहते हैं फीकल ट्रांसप्लांट या फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट, इसको FMT भी कहते हैं। ठीक है जी। ये अब आप देखें कि अगर हम एंटीबायोटिक बिला वजह बार बार यूज़ करते रहें तो ये हालत भी आ जाती है कि कोई इलाज नहीं रह जाता सिवाय इसके, और ये बहुत ज़्यादा वेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा ये इलाज यूज़ होता है। तो ये इलाज, एक तो पहला मसला ये हो गया कि हमारे अच्छे बैक्टीरिया मार देते हैं एंटीबायोटिक्स। दूसरा मसला क्या है, दूसरा मसला इसका है, एक चीज़ हम उसको कहते हैं ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन का ये मतलब है कि अगर कोई दवाई खा रहा है, कोई ऐसी दवाई आप खा रहे हैं जो आपके ज़रूरी है खाना, तो जब आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो एंटीबायोटिक उस दवाई के साथ कंबाइन होके तो उस दवाई को इनफेक्टिव कर देता है या वो सही काम नहीं करने देता। जैसा कि हम एग्जांपल ले लें, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं जो ख़वातीन खा रही होती हैं, तो जब वो एंटीबायोटिक लेती हैं तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स उनकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। ये एक एग्जांपल है, बहुत सारी और भी एग्जांपल्स हैं। तो इसको कहते हैं ड्रग इंटरेक्शन। दूसरा क्या है, इसके अलावा वो होता है साइड इफ़ेक्ट्स। ऑब्वियसली कोई भी दवाई आप खाते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं बनी जिसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, वो आम तौर पे पैनाडोल ही क्यों ना हो। तो साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं जो कि आम से साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं और बहुत शदीद किस्म भी हो सकते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स में डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, नाउजिया हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं बहुत सीवियर किस्म के, जिस्म के ऊपर वो दाने दाने बन जाना, रैशेस बन जाना, तो ये साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। यानी आप अगर ज़रूरत के वक्त भी एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं जो आपको करना ही करना है, लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट्स फिर भी होते हैं जो सबको नहीं होता है लेकिन होने का ख़तरा होता है। तो जो सबसे बड़ी आखिरी वजह है जो नुकसान है एंटीबायोटिक यूज़ करने का, वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, या जरासीम के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर मुदाफ़ियत पैदा कर लेना, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के वो एंटीबायोटिक का उनके ऊपर असर नहीं होता। अब ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है कि जब आप बार बार एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो जो बैक्टीरिया हैं उन्होंने ये सोचा कि अब हमें कुछ तो करना पड़ेगा कि ये हमें बार बार एंटीबायोटिक आते हैं और हमें मार के चले जाते हैं, तो हम क्या ऐसा करें कि ये एंटीबायोटिक हमारे ऊपर काम ना करें। तो वो एक काम तो वो ये करते हैं कि अपने अंदर वो चेंजेस ले आते हैं जिनको हम म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन का मतलब है वो अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस ले आते हैं, अपनी सेल वॉल में चेंजेस ले आते हैं। तो जो हमारे एंटीबायोटिक हैं वो या तो उनके अंदर जा नहीं सकते, उनकी सेल वॉल के कुछ कर नहीं सकते, या अंदर उसके अंदर जाते भी हैं तो उनके अंदर वो नुकसान नहीं पहुँचा सकते जो एंटीबायोटिक को बैक्टीरिया को नुकसान पहुँचाना होता है कि उनकी मल्टीप्लिकेशन रुक जाए या उनकी प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाए। तो एंटीबायोटिक इनफेक्टिव हो जाते हैं। और दूसरा वो क्या करते हैं, वो कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं, ऐसे मादा रिलीज़ करते हैं जिससे एंटीबायोटिक उन तक पहुंचने से पहले ही एंटीबायोटिक नाकारा हो जाते हैं। इस वक्त सबसे बड़ा मसला भी दुनिया में यही है, और ये वीक भी इसीलिए बनाया जाता है कि ऐसा क्या किया जाए कि एंटीबायोटिक्स तो हमारे उतनी तेज़ी से नहीं आ रहे जितनी तेज़ी से बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं। तो ऐसे भी बैक्टीरिया हैं अभी जिनको हम पेन रेजिस्टेंट कहते हैं। पेन रेजिस्टेंट का मतलब है कि उनके ऊपर कोई भी एंटीबायोटिक असर नहीं करता। तो अब आप सोचें जब किसी के अंदर पेन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आ जाए, कोई भी एंटीबायोटिक ही असर ना करे, तो क्या किया जा सकता है उसका। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है, इसीलिए एंटीबायोटिक बार बार यूज़ करना, बिला वजह यूज़ करना ये मुनासिब नहीं है। तो ये होता कैसे है, रेजिस्टेंस होती कैसे, अगर तो आपने सही तरह एंटीबायोटिक यूज़ किए,
टारगेट करके और वो बैक्टीरिया मर गया, वो तो मर गया। लेकिन अगर आप एंटीबायोटिक छोटी डोज में यूज़ करते हैं या पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं करते, या कुछ बैक्टीरिया ऐसे जहाँ तक एंटीबायोटिक नहीं पहुँच पाता, तो वो वाले जो बैक्टीरिया हैं वो फिर ये काम करते हैं कि वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो इसमें ये होता है कि वो एक बदमाश अकेला नहीं होता, फिर ये क्या करते हैं कि ये असला बांटते भी हैं बाकी बैक्टीरिया के अंदर। यानी कि जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये इनके अंदर जो रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं, फिर ये जेनेटिक मटेरियल वही वाला मैसेज जो है ना वो दूसरे बैक्टीरिया को भी भेजते हैं। तो इनके इर्द गिर्द जो दूसरे बैक्टीरिया होते हैं वो भी रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो यानी ये असला सिर्फ इनके पास नहीं है, ये फिर असला अपने दूसरों को भी बांटते हैं और ये पूरा गैंग माफिया बन जाता है जो हमारी बॉडी के अंदर हमें नुकसान पहुंचाता है। और इसके बाद क्या होता है कि जब ये एक दफ़ा मल्टीप्लाई होते जाते हैं फिर ये एनवायरनमेंट के अंदर भी जा सकते हैं। जैसे जिस पेशेंट को इन्फेक्शन है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म से, या पेन रेजिस्टेंट है, या कोई ये रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, तो वो क्या करता है, जब वो मरीज़ जब खांसेगा, चीखेगा, अपना थूक बाहर फेंकेगा, उसका ब्लड निकलेगा, कोई पस होगी, कोई ऐसी चीज़ होगी, तो ये बैक्टीरिया फिर फैलते भी एनवायरनमेंट के अंदर। अगर वो मरीज़ हाथ नहीं धोता तो उसके हाथों के थ्रू भी ये फैलते जाते हैं। तो ये वजह होती है कि रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आजकल बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। और परेशानी ये होती जा रही है कि एंटीबायोटिक अगर इसी तेज़ी से जैसे आ रहे हैं, अगर वो इतनी स्लो आते रहेंगे और बैक्टीरिया इतनी तेज़ी से रेजिस्टेंट होते जाएंगे, तो ऐसा वक्त भी आ सकता है, अल्लाह ना करे, कि हम वो जिसे हम कहते हैं प्री एंटीबायोटिक एरा, यानी जब एंटीबायोटिक होते नहीं थे तो वो एक छोटा सा ज़ख़म होता था, बंदे को वही ले जाता था, उसके बाद कोई इलाज नहीं हो सकता था। तो अभी जो हम एंटीबायोटिक से फ़ायदा उठा रहे हैं वो हम फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। तो इनको एंटीबायोटिक को बचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हुई बात इनके नुकसान की। अब इनसे बचना कैसे है, करना क्या है, हमने ऐसा क्या करें कि एंटीबायोटिक से जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान से हम बच जाएँ, और जो हम उनसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं हम फ़ायदा भी उठाते रहें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इनको बिला वजह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि वायरल इन्फेक्शन के लिए नहीं होता है, वायरस को ये नहीं मारते। तो जो लोग वायरल इन्फेक्शंस के लिए एंटीबायोटिक खाते हैं उनको चाहिए कि वो बहुत ख्याल रखें, सिर्फ अपने डॉक्टर के कहने के ऊपर एंटीबायोटिक यूज़ करें, बिला वजह ख़ुद जाकर इधर उधर से ख़रीदना, एंटीबायोटिक खाना, इसको ना करें। ये खुदा के लिए, ये सिर्फ आपके लिए मसला नहीं है, ये पूरा पब्लिक हेल्थ इशू है। बिला वजह एंटीबायोटिक ना खाएं। अनफॉर्चुनेटली अभी तक पाकिस्तान के अंदर या हमारे और मुल्कों में, इंडिया में भी, या हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, तो अभी तक एंटीबायोटिक के ऊपर उस तरह से सख्ती नहीं है कि जब तक डॉक्टर ना लिखे आपको ना मिले, तो इसीलिए कोई भी जाके एंटीबायोटिक ले लेता है और वो मिल भी जाते हैं आराम से। और चूँकि लोगों को पता भी नहीं है कि एंटीबायोटिक किस चीज़ के लिए होते हैं, तो वो आराम से खाते फिरते हैं। फिर ये करते हैं कि 1 डोज़ ले ली, 2 डोज़ ले लिए, 1 दिन खा लिए, 2 दिन खा लिए। मैं यहाँ तक कि एक बंदे ने, मुझे जानने वाले ने मैसेज किया कि मेरी टांग में बहुत ज़्यादा दर्द है, काफ़ी दिन हो गए, ये ठीक ही नहीं हो रहा, मैंने एंटीबायोटिक भी खा लिए फिर भी ठीक नहीं हो रहा। तो मैंने कहा एंटीबायोटिक किस लिए खाया आपने? कहते नहीं, वो किसी ने कहा था कि एंटीबायोटिक खा के देखो क्योंकि वो ज़्यादा ताकत वाली दवाई होती है। तो ये इस तरह की परसेप्शन भी है लोगों के अंदर कि बस खाते रहो। तो एक नंबर 1 ये कि बिला वजह एंटीबायोटिक ना खाएं। जैसे आजकल फ्लू सीज़न आ रहा है, तो फ्लू सीज़न में जो फ्लू होता है वो वायरस की वजह से होता है। तो वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक कोई काम नहीं करते। मुझे याद नहीं है मैंने आखिरी दफ़ा अपने बच्चों को कब एंटीबायोटिक दिए थे। मैं एंटीबायोटिक लेके आता हूँ, घर में रख लेता हूँ कि कभी ज़रूरत पड़ सकती है इमरजेंसी में कभी भी, और वो अक्सर ये होता है कि वो एक्सपायर हो जाते हैं और मुझे फेंकने पड़ते हैं। अगर वायरल इन्फेक्शन है, फ्लू है, तो 2-3 दिन तक हम देखते हैं वो खुद ही ठीक होना शुरू हो जाता है फ्लू, तो उसके बाद एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर 3 दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए, फ्लू ठीक नहीं हो रहा, बिगड़ता जा रहा है, तो वो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ख़तरा होता है। यानी कि वो फ्लू तो है वायरस का, लेकिन जब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन देर रहती है तो फिर बैक्टीरिया अटैक कर सकते हैं, तो फिर उस वक्त एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। लेकिन बिला वजह फ़ौरन खाना ठीक नहीं है फ्लू के अंदर भी। तो एक तो खाएं नहीं बिला वजह। नंबर 2, अगर खाएं तो पूरी तरह से इसको इस्तेमाल करें। जितना डॉक्टर ने आपको कोर्स दिया है जितने दिन खाने का, उसको पूरा करें। ऐसा ना करें कि आपने 2 दिन खा लिए, तबीयत बेहतर हो गई, बुखार ठीक हो गया तो आपने बंद कर दिया। यही होता है कि आप किसी को, अगर बदमाश को किसी आपने बार बार थोड़ा थोड़ा मारते रहेंगे तो उसको मार फिर कोई असर नहीं करेगी। तो आपने अगर खाना है तो उसको, जैसे सांप का सर कुचलना होता है, तो उसका सर कुचलें, उसके पूरे एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करें, उसके बाद बंद करें। और ऐसा भी ना करें कि आपकी तबीयत ठीक हो गई, डॉक्टर ने कहा था कि हफ्ते तक खाना है, और आप लगे हुए हैं 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, खाते ही जा रहे हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि एंटीबायोटिक सिर्फ़ और सिर्फ आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक खाएँ, और जितना देर उन्होंने कहा है उतनी देर खाएँ। ये जो हम चीज़ें खाते हैं,
आपको सुन के बहुत हैरत होगी, जो एंटीबायोटिक हमारी बॉडी के अंदर होते हैं इस वक्त, जो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक किसी भी, आप जनरली पूरी पब्लिक के अंदर अगर हम एंटीबायोटिक का देख लें कि बॉडी में जो एंटीबायोटिक हैं वो 80% तकरीबन हमारे खाने पीने के थ्रू आ रहे हैं। हम एंटीबायोटिक नहीं खा रहे लेकिन हमारी बॉडी में जा रहे हैं। वो कैसे जा रहे हैं? नंबर 1, एनिमल्स, जो जानवर जहाँ रखे जाते हैं उनको इंजेक्शन लगाए जाते हैं एंटीबायोटिक के, क्योंकि वहाँ गंदगी होती है, सफाई नहीं होती, उनको बीमारियाँ होती हैं, तो एंटीबायोटिक के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। जो मछली है, फ़िश फॉर्म्स, उनमें एंटीबायोटिक दवाई के साथ, जो खाने के साथ जो खाना उनको दिया जाता है उसमें एंटीबायोटिक मिक्स करके दिया जाता है कि उनको बीमारी ना हो। चिकन के अंदर, अब ये अल्लाह भला करे उस साइंसदान का अमेरिका के अंदर जिसने 1950s में एक उसने बताया था कि कुछ ऐसे चिकन थे तो कुछ चिकन को एंटीबायोटिक दिए गए, कुछ को नहीं दिए गए। तो उसने ये बताया कि जो चिकन को एंटीबायोटिक दिए गए थे वो जल्दी ग्रो कर रहे थे, यानी उनकी ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से हो रही थी, वो जल्दी बड़े हो रहे थे। तो उसके बाद ये काम शुरू हुआ कि अब ये जो चिकन वाले जो पोल्ट्री फार्म्स हैं ये एंटीबायोटिक देते हैं चिकन को, उनको जल्दी ग्रो करने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो जो खाने पीने के थ्रू हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं वो उस एंटीबायोटिक से बहुत ज़्यादा हैं जो हम खाते हैं। तो इसीलिए WHO ने एक अभी इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसको कहते हैं वन हेल्थ। वन हेल्थ का क्या मतलब है कि इंसानों की भी, जानवरों की भी हेल्थ, सबका ख्याल रखना है, और जो हम एंटीबायोटिक के पीछे पड़े हुए इंसानों के अंदर के बिला वजह इस्तेमाल ना हो, तो जानवरों के अंदर भी और ये परिंदों के अंदर भी या मछली के अंदर भी एंटीबायोटिक का बिला वजह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो ये वन हेल्थ का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, अल्लाह करे ये कामयाब हो, क्योंकि इसके अंदर अब WHO ने सब स्टेक होल्डर्स को मिला के काम करना शुरू किया है कि सिर्फ डॉक्टर्स या हेल्थ केयर प्रोफेशन के लोग ना हों, इसमें जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है वो भी इसके अंदर शामिल हों, तो हम इसके ऊपर काबू पाएँ। तो ये थी चंद बातें एंटीबायोटिक के बारे में। उम्मीद काफ़ी है कि एंटीबायोटिक्स के बारे में बहुत सारी जो मिसकॉन्सेप्शंस आपकी होंगी, जो गलतफहमियां होंगी वो दूर हो गई होंगी, और किसी को अगर सही तरह से एंटीबायोटिक का पता नहीं था इस्तेमाल करने का, तो आप, उम्मीद काफ़ी है कि अब आप एहतियात से एंटीबायोटिक इस्तेमाल करेंगे। ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि आप एंटीबायोटिक बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। ये इसका दो धारी तलवार है, इसको क्यों कहते हैं? इंग्लिश में इसको कहते हैं एंटीबायोटिक्स आर आइदर मैजिक बुलेट और डबल एज स्वॉर्ड, यानी ये दो धारी तलवार क्यों है? तलवार अगर दो धारी हो तो ये दूसरे दुश्मन को भी काटेगी और अगर आपको भी काट सकती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है एंटीबायोटिक, इसके ऊपर वाकई खुशी मनानी चाहिए कि हमारे पास एक चीज़ आ गई है। लेकिन अगर हम इसको सही इस्तेमाल ना करें कि इसकी वजह से बहुत से लोग मर रहे हैं, अभी बहुत से लोग ऐसे इन्फेक्शंस में मुब्तला हो रहे हैं कि जिनको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की इन्फेक्शन होती है और वो ठीक बिल्कुल नहीं होता है। तो इनका इस्तेमाल करना है, बेशक बहुत फ़ायदे की चीज़ है, लेकिन बिला वजह इस्तेमाल नहीं करना है। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। इस चैनल का मकसद एक ही है कि हमने लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करनी है कि जो ये बीमारियाँ फैलने वाली या वबाई अमराज हैं इनसे किस तरह बचा जा सकता है। इनमें TB, हेपेटाइटिस, मलेरिया, टाइफाइड या कोरोना वायरस कोविड-19 है, तो इनके बारे में लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है इस चैनल के थ्रू। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप भी इस मिशन का हिस्सा होंगे। इसके बाद वीडियोस को शेयर करें। अगर आप वीडियोस भी नहीं शेयर करते तो बेशक ज़बानी तौर पे जाकर अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को ये बातें बताएंगे तो भी आप इस मिशन का हिस्सा होंगे।